डायमेंशन को हमने कैपिटल एल से, टाइम के डायमेंशन को कैपिटल टी से, इलेक्ट्रिक करंट के डायमेंशन को ए से, टेम्परेचर के डायमेंशन को हम लोग के से रिप्रेजेंट करेंगे। ध्यान दीजिएगा थीटा से भी रिप्रेजेंट किया जा सकता है, लेकिन कहीं कहीं के से रिप्रेजेंट किया गया तो हम लोग के से रिप्रेजेंट करते हैं। ठीक है, अच्छा। और उसके बाद ल्यूमिनस नहीं, हाँ, फिर ल्यूमिनस इंटेंसिटी था, सीडी से रिप्रेजेंट किया गया था। और एक आपका था अमाउंट ऑफ सबस्टेंस। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस इसका कोई डायमेंशन नहीं होता था, एम पर 0 लिख सकते हैं, एल पर 0, टी पर 0। अमाउंट ऑफ सबस्टेंस ये केमिस्ट्री का पार्ट था, इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो ध्यान दीजिएगा, एक ही हो चुका था। और दूसरी बात, हाँ, दूसरा ये, अगर स्पीड या वेलोसिटी के डायमेंशन की बात करें तो यह टी पर -1 था, क्योंकि आपने कहा था, देखो डायमेंशन कैसे निकाले थे, स्पीड का जो फॉर्मूला होता है वो होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस भी फंडामेंटल है, टाइम भी फंडामेंटल है, तो इसका डायमेंशन हम लोगों ने निकाल लिया था। कैसे निकाला था? डिस्टेंस का देखो एल है और टाइम का क्या है, टी है। ये पावर 1 मानेंगे, ऊपर जाएगा तो क्या आ जाएगा, एल टी पर -1 हो जाएगा। ठीक है, ऐसे मैंने एक्सेलरेशन के बारे में बताया था। तो एक्सेलरेशन इक्वल होता है चेंज इन वेलोसिटी अपॉन में चेंज इन टाइम। तो इसका भी डायमेंशन हम बड़े आसानी से निकाल सकते हैं। चेंज इन वेलोसिटी का भी डायमेंशन वही होगा जो किसका डायमेंशन है, वेलोसिटी का। तो वेलोसिटी या स्पीड का डायमेंशन सेम होता है, और वो कितना होता है, एल टी पर -1 और डेल्टा टी चेंज इन टाइम। तो है तो टाइम ही ना, तो इसका भी डायमेंशन टी हो जाएगा। पावर 1 ऊपर जाएगा तो -1, टी पर -1 और यहाँ ऑलरेडी -1 है, तो एल टी पर -2 हो गया था। इसके बाद मैंने आपको बताया था फोर्स के बारे में। तो फोर्स इक्वल क्या होता है, मास इंटू एक्सेलरेशन। तो फोर्स का भी डायमेंशन हम लोगों ने निकाला था, मास का m, एक्सेलरेशन का हो जाएगा, देखो अभी निकाले हैं क्या, एल टी पर -2, एल टी पर -2। तो सिस्टमेटिक लिखेंगे एम एल टी पर -2। ध्यान देना बेटा, डायमेंशन लिखने के लिए जो हमारे क्राइटेरिया वो कुछ ऐसे हैं। हमेशा पहले मास को लिखा जाता है, फिर डिस्टेंस को, फिर टाइम को, फिर अदर फिजिकल क्वांटिटी को। ये नहीं कि पहले एल लिख दे, फिर टी लिख दे, फिर मास लिख दे। देखो उस चीज के अपने आप एक क्राइटेरिया है। जैसे मान लीजिए अगर कोई बच्चा है, उसको अल्फाबेट हम पढ़ा रहे हैं तो ए बी सी डी से जेड तक पढ़ाएं, या हम जेड सी पी ऐसे करके पढ़ाएं। अगर 26 वर्ड वहां भी है, यहाँ पर भी लेटर वहां है, 26 लेटर यहाँ है, लेकिन सही क्या होगा, सही ये होगा कि जब हम उसको सिस्टमैटिक वे में पढ़ाएं। समझ में आया? तो हर चीज का सिस्टमैटिक वे होता है। तो हमेशा ध्यान रखना, पहले आप लोग हमेशा डायमेंशन में एम को लिखना, फिर एल को, फिर टी को। और मैंने वैसे कहा भी था, पहले खाना खाते हैं मास, फिर हम लोग टहलने जाते हैं, टहलते समय टाइम का विशेष ध्यान देते हैं, इसके बाद टेम्परेचर। ऐसे मैंने एक ट्रिक लास्ट लेक्चर में लिया था, समझ में आ गया ना? तो चलो फोर्स का भी डायमेंशन निकल गया। अब इसके बाद हम लोग किसका डायमेंशन निकालते हैं, वर्क या एनर्जी। तो वर्क इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट होता है। तो फोर्स का देखो क्या है, एम एल टी पर -2 और डिस्टेंस का क्या हो जाएगा, एल हो जाएगा। तो देखो एम तो कहीं 1 टाइम है, एल यहाँ है, तो क्या जाएगा एल स्क्वायर, और ये जगह टी पर -2। तो इस तरह से हमने वर्क का भी डायमेंशन निकाल लिया। और जो डायमेंशन वर्क का होता है वही डायमेंशन हमारा एनर्जी का होता है। चाहे वो काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे वो पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे वो ग्रेविटेशनल एनर्जी हो, कोई भी एनर्जी हो, सारे एनर्जी का डायमेंशनल फार्मूला क्या होगा, एम एल पर 2 टी पर -2। ये मैंने लास्ट लेक्चर में बता दिया था, और मैंने कहा था यहां तक के डायमेंशन आपको याद करने हैं। ठीक है ना? हाँ, ध्यान दे बेटा, एक प्रॉब्लम यहां आपके सामने आने वाला है। अभी आप क्या कहोगे, अरे सर जी हमको तो फॉर्मूला ही नहीं पता है, हम फॉर्मूला नहीं जानते तो कैसे डायमेंशन निकालेंगे। सही बात है, जब तक आप फॉर्मूला नहीं जानोगे किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, आप डायमेंशन निकाल ही नहीं सकते हो। लेकिन ध्यान रखना, अभी इस चैप्टर में ये जरूरी नहीं है कि आपको फॉर्मूला याद ही हो। याद कर लोगे तो अच्छी बात है, नहीं याद कर लोगे तो फॉर्मूला आप अपने बुक से देखो, केवल और केवल प्रोसीजर क्या है डायमेंशन निकालने का, यहाँ ये हम सीखने वाले हैं। समझ में आया ना? तो आपके पास जो भी बुक होगा उस बुक से कोई भी फिजिकल क्वांटिटी का डायमेंशन निकालना होगा, आप उसके फॉर्मूले को देख लेना, और उसके बाद कैसे निकाला जा रहा है ये प्रोसीजर आपको आना चाहिए। और जितने भी फिजिकल क्वांटिटी आपको बता रहा हूं मैं यहाँ पर, या आगे और भी बहुत सारी चीजें हैं, जो सारी चीजें आपको बताई जाएंगी डायमेंशनल फॉर्मूला निकालने के लिए। तो
उसमें केवल और केवल आप प्रोसीजर देखोगे, फॉर्मूला मैं खुद ही देख करके लिखता हूं। और ये चूंकि जो मैं बता रहा हूं कि डिफरेंट टाइप का फॉर्मूला आने वाले हैं, ये सब हम लोग जब 11th 12th का पूरा सिलेबस कंप्लीट करेंगे तो सारी की सारी चीजें क्या कर लेंगे, पढ़ लेंगे। ठीक है बाबू, किसी को आवाज नहीं आ रहा है तो देख थोड़ा सा चेक करना, वीडियो भी देखना मैंने भेजा था, ठीक है ना। ठीक, तो फिलहाल कंक्लूजन ये है कि फॉर्मूले को लेकर के आपको परेशान नहीं, यहाँ प्रोसीजर सीखना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाता है। बेटा मैंने देखा जेई में या नीट में जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं डायमेंशन से, उसमें यार फिजिकल कांस्टेंट ज्यादा इन्वॉल्व करता है। मतलब हमें जो फिजिकल कांस्टेंट होंगे, जैसे ग्रेविटेशनल कांस्टेंट हो गया, प्लांक कांस्टेंट हो गया, ये जो कांस्टेंट होते हैं ना, इनका डायमेंशन तो जरूर याद कर लो, क्योंकि जब भी इससे कोई क्वेश्चन बनाए जाएंगे तो श्योर है कांस्टेंट से ही बनाए जाते हैं, नॉर्मल फॉर्मूले से डायमेंशन आपसे नहीं पूछा जाएगा, ठीक है ना। तो आइए अब डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे निकाला जाएगा किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का, ये हम लोग देखते हैं, ठीक है ना। मैं एक बार फिर से कह रहा हूं, फॉर्मूला क्या है ये आपको केवल कहीं से भी देख लो, ठीक है ना। निकालने का तरीका इस चैप्टर में आना चाहिए, क्योंकि वो फॉर्मूला आगे चल करके आप सीखने वाले हो, ठीक है ना। हाँ ध्यान दो, पावर का ये डायमेंशन देखा जाता है, तो प्रोसीजर केवल सीखना है। तो पावर का फॉर्मूला क्या होता है, तो आप कहते हो कि जो बंदा जितना ज्यादा टाइम तक काम कर सकता है उसके पास हम कहेंगे पावर उतना ही ज्यादा है, ऐसा कुछ बोलते हो ना। तो पावर क्या कहते हो कि किसी के काम करने का रेट क्या है, मतलब कोई बंदा पर सेकंड कितना एनर्जी लॉस करता है वही उसका पावर कहलाएगा। पर सेकंड जितना ज्यादा एनर्जी लॉस उसका पावर उतना ज्यादा होगा। अब आप फॉर्मूला कहां से है इससे मतलब नहीं है, आपको केवल प्रोसीजर यहां सीखना है, ठीक है ना। तो पावर इज इक्वल टू होता है वर्क अपॉन टाइम या एनर्जी अपॉन टाइम होगा, ठीक है ना। अच्छा, वर्क को आप ब्रेक कर सकते हो कैसे, वर्क इज इक्वल टू क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट अपॉन में टाइम, ठीक है। और अगर ब्रेक करना चाहते हो कर सकते हो, फोर्स को कैसे, देखो डिस्प्लेसमेंट तो आपका डिस्टेंस के अंतर्गत आ गया, टाइम भी आपका फंडामेंटल हो गया, लेकिन फोर्स नहीं, तो फोर्स इक्वल टू क्या आ जाएगा, मास इनटू एक्सीलरेशन। अब जरा देखो, मास हमारा फंडामेंटल है, डिस्प्लेसमेंट फंडामेंटल, टाइम फंडामेंटल, एक्सेलरेशन फिर ब्रेक करना पड़ेगा। तो मास एक्सेलरेशन को लिख सकते हैं चेंज इन वेलोसिटी पर यूनिट टाइम, ठीक है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन में क्या हो जाएगा, टाइम, ठीक है। तो आप जरा देखिए यहां पर क्या लिख सकते हैं, यम फंडामेंटल है मास, वेलोसिटी को भी ब्रेक कर सकते हैं क्या, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, और ये ऑलरेडी टाइम है तो टाइम का स्क्वायर हो जाएगा, एक टाइम यहां पर भी है तो क्या हो जाएगा, ये टाइम का क्यूब लिख सकते हैं, ठीक है ना। और ये क्या हो जाएगा, यस हो जाएगा, तो हो जाएगा यम, ये डिस्प्लेसमेंट तो यहां पर हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट का होल स्क्वायर, और यहां आ जाएगा टाइम का क्यूब। डेल्टा से कोई मतलब नहीं, मैंने पहले कह दिया था कि डेल्टा का मतलब होता है चेंज इन दैट फिजिकल क्वांटिटी, और डायमेंशन सेम ही होता है, ठीक है। तो ये मैं अभी आपको बता दे रहा हूं, लेकिन देखो अगर आपके क्वेश्चन में पूछा जाएगा तो इतना ब्रेक करने की जरूरत नहीं है, वो तो मैं बता रहा हूं कैसे मैं निकालता हूं, ठीक है। आप क्या करोगे मैं अभी बताऊंगा। तो पावर का डायमेंशन आप लिख सकते हैं, देखो मास का हो जाएगा यम, डिस्प्लेसमेंट का हो जाएगा एल स्क्वायर, और टाइम का क्या आ जाएगा, टी का क्यूब है तो क्यूब का दिया, ऊपर लेके जाओगे तो क्या आ जाएगा, यम एल स्क्वायर टी पर -3 हो जाएगा। तो ये आ गया हमारा पावर का डायमेंशन। बात समझ में आया कि नहीं आया, ध्यान देना बेटा। अगर आपसे कहा जाए कि पावर का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, तब ये आप लिख के आओगे। और अगर पूछा जाए पावर का डायमेंशन क्या है, तो आप क्या कहोगे कि पावर का डायमेंशन मास में 1 है, लेंथ में 2 है, टाइम में -3 है। बात समझ में है।
क्योंकि डायमेंशन जो होता है किसी भी फिजिकल क्वांटिटी का वो ये बताता है कि वो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी कितने टाइम आया है। मतलब ये पावर हमारा डायमेंशन बताता है और ये हमारा पूरा क्या बताता है, डायमेंशनल फॉर्मूला बताता है। क्लियर है? तो कितना आसान हो गया अगर हम पावर को उसके फंडामेंटल के फॉर्म में ब्रेक कर लें तो। समझ में आया कि नहीं आया? तो आप जरा ध्यान से देखो, लेकिन अगर आप एग्जाम में आएगा तो इतना तामझाम करने की जरूरत नहीं है, सीधे आप क्या करोगे, ध्यान दो। पावर इक्वल टू क्या होता है, वर्क अपॉन टाइम। तो मैंने कहा था कि आप एनर्जी तक का डायमेंशन रख डालो, बड़ा हेल्प होगा। तो पावर का आंसर क्या लिखोगे, सिंस वी नो दैट वर्क मीन्स एनर्जी का डायमेंशन जो होता है वो एम एल पर 2t पर -2 होता है, और एंड टाइम का क्या हो जाएगा आपका t हो जाएगा। इसलिए हम कह सकते हैं पावर का डायमेंशन जो होगा एम एल पर 2t पर -3, और ये हो जाएगा देखो अपान में t है तो ये t के पावर 1 होगा ना बेटा। अब ये ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा -1, और -3 यहाँ ऑलरेडी है तो क्या हो जाएगा एम, सॉरी यहाँ पर -2 होगा, एम एल पर 2, और ये जब ऊपर जाएगा तो t पर -3 हो जाएगा। देखो सेम आया कि नहीं आया? तो इसीलिए मैं बार बार चिल्ला चिल्ला के कह रहा था, स्पीड या वेलोसिटी, एक्सेलरेशन, फोर्स, एनर्जी, ये चार का तो डायमेंशन याद होना चाहिए। क्योंकि अगर ये चार का डायमेंशन याद है तो सोचो हम इतने में इसको आसानी से सॉल्व कर लेंगे। अदरवाइज बैठ करके पूरा फॉर्मूला तोड़ो, फंडामेंटल तक तोड़ो जब तक ना टूटे, तो क्या मतलब है, नंबर तो उतने ही मिलने हैं, और वैसे भी इतना ज्यादा टाइम तो हमारे पास होगा नहीं कि हम बैठ करके ये सारा काम करें। ठीक है, तो ये हो गया पावर का। नेक्स्ट डायमेंशन देखिए, और जितने भी कांस्टेंट है वो बुक आपके पास होगा, आपको प्रोवाइड भी कर दिया जाएगा, वो सारे के सारे कांस्टेंट का डायमेंशन आपको याद होना चाहिए। चलो ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट आप लोग तो पढ़ते याद है ना, किसमें, ग्रेविटेशन में। हमने कहा, न्यूटन ने क्या कहा था, अगर दो बॉडी है जिसके मास m1 m2 है, एक दूसरे से कितने डिस्टेंस पर, r डिस्टेंस पर रखे गए हैं, तो ये एक दूसरे को क्या करते हैं, अट्रैक्ट करते हैं। कितने फोर्स से, तो कहा गया था ये फोर्स जो था वो G m1 m2 अपान में r स्क्वायर होता है। ठीक है, जहां G हमारा क्या था, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट था, यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, इसी का डायमेंशन हमें निकालना है। ठीक है बेटा, तो आइए G का डायमेंशन क्या हो जाएगा, देखो ये r को इधर ले जाओगे तो क्या हो जाएगा, r स्क्वायर, इसको माइनस मत समझना, इंटू डॉट मैंने लगाया है, और ये m1 m2 कहां आ जाएगा, इधर लाएंगे तो अपान में आ जाएंगे। देखो ध्यान से क्या हुआ है, ये G का मुझे डायमेंशन निकाला, तो G को यहाँ रहने दिया, R डाउनवर्ड है तो ये यहाँ आ जाएगा, इंटू हो जाएगा, और ये नॉमिनेटर में इधर आके कहाँ चला जाएगा, डिनोमिनेटर में। अब जरा देखो कितना सिंपल हो गया G का डायमेंशन निकालना। फोर्स का तो मैंने कहा आप याद ही कर लो, m l t पर -2 होगा बेटा, R मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस का डायमेंशन कितना हो जाएगा, l स्क्वायर, तो स्क्वायर रखा, मास का m1, मास ऑफ फर्स्ट बॉडी, यार मास ऑफ फर्स्ट बॉडी और मास ऑफ सेकंड बॉडी और मास ऑफ थर्ड बॉडी है तो मास ही ना, तो उसका भी डायमेंशन क्या होगा, ये नहीं कि m1 लिखेंगे, और m2 दूसरे बॉडी का मास है लेकिन डायमेंशन तो m ही होगा ना। अब जरा देखो बेटा, ये m से m क्या हो जाएगा, कैंसिल, लेकिन ध्यान दीजिएगा आप जब एग्जाम में करना तो ऐसे काटना वाटना मत, वो अंडरस्टूड है, गायब हो गया, यहाँ से ये खत्म हो गया, लेकिन ये m बचा हुआ है, तो ये m के पावर 1 है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा, m के पावर -1 हो जाएगा। ये देखो यल यहाँ है, यल स्क्वायर, तो 2 और 1 मिलकर कितना हो जाएगा, 3 हो जाएगा, क्योंकि आपने कहा था बेस सेम होने पर पावर को ऐड कर लेते हैं, तो 2 यहाँ 1 यहाँ, तो 2 + 1 हो जाएगा, और t पर कितना आ जाएगा, -2 हो जाएगा। तो ये आ गया डायमेंशन आपका ग्रेविटेशनल कांस्टेंट का। बात समझ में आया कि नहीं आया? अच्छा, अब जरा देखिए, आओ, अच्छा चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, चार्ज भी 10th में पढ़ाई था आप लोगों ने ना, तो ध्यान दीजिएगा, हम लोगों ने ये पढ़ा था कि अगर किसी भी कंडक्टर में पर सेकंड उसके पर यूनिट एरिया से जितना चार्ज फ्लो करेगा वही उसमें फ्लो करने वाला क्या कहलाएगा, इलेक्ट्रिक करंट कहलाएगा। मतलब I = Q/T, तो यहां से Q = क्या हो जाएगा बेटा, I × T हो जाएगा।
देखो आई मतलब इलेक्ट्रिक करंट, ये हमारा फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी है जिसका डायमेंशन हमने ए माना था, और ये टाइम है। तो यहां से क्यू का डायमेंशन क्या हो जाएगा, हो जाएगा आपका ए टी हो जाएगा। क्लियर है ना, कहीं कोई डाउट? तो चार्ज का डायमेंशन क्या होगा, ए टी हो जाएगा। अब जरा देखो दूसरा हमारा क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस। परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस, दो वर्ड इस्तेमाल होते हैं बेटा। अगर चार्ज के बीच में फोर्स को देखा जाएगा तो वहां परमिटिविटी आता है, और अगर मैग्नेट के बीच में देखा जाएगा तो वहां परमिबिलिटी आता है। समझ में आया कि नहीं आया? परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस को एप्सिलॉन नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, जबकि परमिटिविटी को हम लोग किससे रिप्रेजेंट करते हैं, म्यू नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? दोनों वर्ड में याद रखना, ये परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है, ये परमिबिलिटी ऑफ फ्री स्पेस है। ये मैग्नेटिक फील्ड का प्रॉपर्टी होता है, जबकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का प्रॉपर्टी होता है। बात समझ में आया कि नहीं आया? तो हम फिलहाल परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे में, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस के बारे परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना चाहते हैं। तो जरा देखो, बहुत सिंपल है। चलो देखो इसको कैसे, ऐसा आप लोगों ने पढ़ा था। अगर मान लो 2 पॉइंट चार्ज, ये Q1 है और ये क्या है, Q2 है, दोनों के बीच का सेपरेशन क्या है, R है। तो ये दोनों एक दूसरे को या तो अट्रैक्ट करते हैं या तो रिपल करते हैं। तो कितने फोर्स है, तो F इक्वल टू आता है 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर। देखो Q1 क्या है, चार्ज ऑन फर्स्ट पार्टिकल, Q2 क्या है, चार्ज ऑन सेकेंड पार्टिकल, R क्या है, दोनों के बीच का सेपरेशन है। एप्सिलॉन नॉट क्या है, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस है। F क्या है, इन दोनों के बीच में लगने वाला फोर्स। तो हमें किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना है, एप्सिलॉन नॉट का। तो एप्सिलॉन नॉट देखो, इसको यहां लेके आते हैं तो ये कहां चला जाएगा, यहां चला जाएगा। तो 1/4 पाई ये हो जाएगा Q1 Q2 अपान में R स्क्वायर, और यह कहां आ जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो अब जरा देखो बेटा कितना सिंपल हो गया इसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकालना। तो मैं एक बात फिर से कर रहा हूं, आपके दिमाग में पहला क्वेश्चन आएगा, यार मुझे फॉर्मूला तो याद, इतना सारा फॉर्मूला मैं याद कैसे करूं। मैंने क्या कहा, आप फॉर्मूला बुक से देखो। अभी केवल और केवल आपको प्रोसीजर सीखना है कि कैसे निकाला जाता है, ठीक है। वो जितने भी फॉर्मूले आप देख रहे होंगे डायमेंशनल फॉर्मूला में, डायमेंशनल चैप्टर में, वो सारे के सारे फॉर्मूले आपको आने वाले समय में याद हो जाएंगे, और अभी याद कर लेते हो तो अच्छी बात है, ठीक है ना। तो इसके लिए घबराना नहीं, बस यहाँ प्रोसीजर सीखना है। तो अब जरा देखो 1/4 पाई का डायमेंशन, Q1 का डायमेंशनल फॉर्मूला लिखो, Q2 का लिखो, R स्क्वायर का लिखना है, F का लिखना है। तो ध्यान दे बेटा, अगर कोई एक ऐसा कांस्टेंट जिसका कोई यूनिट ही ना इस्तेमाल किया जाता तो उसका तो कोई डायमेंशन होगा नहीं, क्योंकि डायमेंशन कहता है कि जो फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी हैं उनके जो फंडामेंटल यूनिट हैं, यूनिट के ऊपर जो पावर लगाया जाता है वो डायमेंशन होता है। तो जब तक यूनिट नहीं आएगा तब तक होगा नहीं। तो ध्यान दो, ये बताओ 4 एक नंबर है, अब 4 जब नंबर है तो इसका कोई डायमेंशन नहीं होगा। पाई भी इसका वैल्यू 3.14 होता है, आगे कोई आप यूनिट नहीं लिखते हो, तो ये भी कांस्टेंट है, तो इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा। ध्यान दो, अभी कहोगे सर ये भी तो कांस्टेंट आप बार बार बोल रहे हैं, तो ये एक ऐसा कांस्टेंट है जो कि डिफरेंट फिजिकल क्वांटिटी से रिलेटेड है, मतलब इसका कुछ ना कुछ डायमेंशन जरूर आएगा, लेकिन इसका कोई, क्योंकि 4 का हमने कोई डायमेंशन थोड़ा लिखा है, वो तो एक नंबर है, नंबर का कोई डायमेंशन नहीं होता है। पाई भी 3.14 या 22/7 होता है, ये नंबर है, इसका भी कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होगा, ठीक है। तो इस कांस्टेंट और इस कांस्टेंट में अंतर है, ठीक है। अब जरा देखो, तो इसका तो कोई डायमेंशन होने वाला नहीं, छोड़ दो, ऐसे क्लास मत करना, छोड़ देना। और अभी चार्ज का बताया हूं मैंने, क्या मैंने बताया है, AT बताया है। दूसरे भी चार्ज का क्या हो जाएगा, AT हो जाएगा। डिस्टेंस का कितना हो जाएगा,
यल, तो ये आर स्क्वायर तो एल स्क्वायर हो जाएगा, और फोर्स का हो जाएगा यम यल टी पर माइनस 2। ठीक है बेटा, आप जरा देखो क्या हो जाएगा। लिखने का तरीका क्या है, सबसे पहले यम ढूंढो, एक यम यहाँ है और कहीं यम है नहीं, तो यम नीचे है, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा एम पर माइनस 1। खाना खाने के बाद फिर टहलना है, टहलना मतलब डिस्टेंस, तो डिस्टेंस यहाँ है और कहीं नहीं, तो ये यल स्क्वायर और यल मिलकर यल क्यूब ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा यल पर माइनस 3। अच्छा, पहले खाना खाना है, मांस खाना है, फिर टहलने जाना है, फिर टाइम का ध्यान देना है, टाइम 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 यहाँ तो माइनस 2 है। अच्छा, ये ऊपर जाएगा तो प्लस 2, और यहाँ पर भी तो 2 टाइम है, तो टी मिलकर टी स्क्वायर, और ये टी क्योंकि ऊपर जाएगा तो प्लस हो जाएगा, तो 2 ये और 2 ये मिलकर के टी टू दी पावर कितना आ जाएगा 4 हो जाएगा। अच्छा, अब उसके बाद ये आएगा क्योंकि ये बचा हुआ है, ए मिलकर के क्या हो जाएगा ए स्क्वायर हो जाएगा। तो इस तरह से हम लोगों ने किसका डायमेंशनल फॉर्मूला निकाला, परमिटिविटी ऑफ फ्री स्पेस का। कितना आ गया m पर -1, l पर -3, t पर 4, a पर 2 हो जाएगा। क्लियर है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला होगा। अगर डायमेंशन पूछा जाए एप्सिलॉन का तो कहेंगे m में -1, l में -3, t पर 4 और a पर क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है ना। अच्छा, चलो अब जरा देखो, चलो हाँ चल नहीं जाते।